आइए आज हम समझते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, यानी कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि आपके व्याकरण में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कोई भी शब्द दे करके कि बताइए यह यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए अशिक्षित शब्द है, तो अशिक्षित शब्द दे करके आपसे पूछ देगा कि बताइए कि अशिक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यानी कि अशिक्षित में ना अ उपसर्ग लगा है, लेकिन हमको पता कैसे चला कि इसमें अ उपसर्ग लगा है ना। जैसे ईख में अगर पूछेगा कि ईख में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ईख में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें अ प्रत्यय लगा है। मतलब कि कैसे पता चलेगा उपसर्ग और प्रत्यय, पहचानेंगे कैसे हम। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम उपसर्ग और प्रत्यय की, तो उपसर्ग जो होता है ना वह किसी भी शब्द के पहले लगता है। मतलब कि अगर किसी भी शब्द के पहले जो भी ना छोटा शब्द हो या फिर बड़ा शब्द हो, अगर शब्द बड़ा वह मूल शब्द कहला जाएगा ना। लेकिन अगर किसी भी शब्द में ना शुरुआती छोटे से जिसका कोई भी अर्थ न निकले, या फिर कोई भी शब्द में लास्टली यानी कि जो अंतिम वाला होता है वह सबसे छोटा जिसका भी कोई अर्थ न निकले, वह हमारा होता है उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग ना सबसे शुरू में लगता है किसी भी शब्द के, और प्रत्यय सबसे अंत में लगता है किसी भी शब्द के। देखिए, शब्द के अगर पहले लगेगा तो ये उपसर्ग होगा, लेकिन अगर यही शब्द के बाद में कोई भी शब्द लगे तो ये प्रत्यय कहलाएगा। अगर बात करें हम लोग उपसर्ग की संख्याओं की, तो उपसर्ग की संख्या ना संस्कृत में 22 होती है, हिंदी में होती है 10 और उर्दू में होती है 19। यानी कि ये बहुत ही हाई लेवल हो गया। यानी कि रेयर केस में आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो बताइए कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 22। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 10। और उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं, तो 9 ना। यानी कि ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। लेकिन ऐसे पूछेगा आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड लेवल में कि बताइए कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है या फिर उस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कोई भी शब्द दे करके आपसे पूछ सकता है ना, दुनिया का कोई भी वर्ड हो दे देगा और पूछे बताइए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग प्रत्यय की, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग का कोई भी प्रकार नहीं होता है, लेकिन हाँ ये 22 उपसर्ग हो, मतलब कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, इनकी संख्या 22 होती है। हिंदी में 10 उपसर्ग, यानी कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 होती है। उर्दू में उपसर्ग 19 है, जो कि उर्दू में इनकी संख्या 19 होती है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन संस्कृत उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक। प्रत्यय कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, जिसको हम लोग कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, जिसको हम लोग स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्त्री प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, तो तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, तो कृत प्रत्यय। यानी कि यहाँ से आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि कृदंत है तो क्री, तद्धित है, देखिए तद्धित यानी कि इसमें ई है, ई से स्त्री ना, और कृदंत यानी कि क्री कृदंत, कृत कृदंत, ऐसा आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा, ठीक। यानी कि कृत को कृदंत कहते हैं और तद्धित को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम समझते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और कैसे हम पहचाने किसी भी उपसर्ग को। तो देखिए, कोई भी शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने आपको वीडियो के शुरुआती में ही बताया है कि वहाँ पे एक शब्द रहेगा अशिक्षित, ठीक। यानी कि अशिक्षित शब्द रहेगा। अब इसमें पूछा है कि बताइए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अशिक्षित में पहले आपको ये पकड़ना होगा कि किस शब्द का अर्थ निकल रहा है, किस शब्द का अर्थ निकल रहा है। लेकिन उपसर्ग भी आपको देखना है कि उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है, आपको लास्ट वाला शब्द नहीं छोड़ना है, शुरू वाला शब्द छोड़ करके निकालना है। तो शुरू वाला शब्द कौन सा है, अ। यानी कि अगर हम अ को छोड़ देते हैं तो शिक्षित का मतलब निकल रहा है कि हाँ कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पुरुष कोई भी महिला है जो कि शिक्षित है। आप भी अभी शिक्षित हैं, हम भी अभी शिक्षित है। लेकिन इसमें जो अ है, अ का कोई भी अर्थ निकल ही नहीं रहा है कि अ का मतलब क्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हमारा ये अ का होगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। अब बताइए, ठीक, ये तो आप लोग पकड़ लिए कि अ उपसर्ग है ना। अब एक और को शब्द रहेगा, जैसे सपोज दैट कोई भी शब्द मानिए ना, आजन्मा, आजन्मा, ठीक, आजन्म लिखिए यहाँ पे, आजन्म, ठीक।
अब इसमें पूछा है कि बताइए कि आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है भैया। तो आजन्म में पहले आपको ये देखना होगा कि उपसर्ग का मतलब कि शुरू वाला होता है, लेकिन किस शब्द का अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे देखिए आज का भी शब्द निकल रहा है यहाँ पे ना, आज का भी शब्द यानी अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जन्म का भी अर्थ निकल रहा है। अब पूछेगा कि आप लोग लास्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उपसर्ग लास्ट में लगता ही नहीं है। उपसर्ग का मतलब कि पहले लगेगा ना, लास्ट में लगेगा तो वो प्रत्यय हो जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि अशिक्षित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तब हम वहाँ पे लास्ट में देखेंगे। अगर पूछेगा कि आजन्म में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तब हम वहाँ पे लास्ट में देखेंगे। लेकिन अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखिए उपसर्ग का मतलब कि शुरुआती वाले शब्द को छोड़ करके बाकी जिस भी शब्द का अर्थ निकले वो हमारा मूल शब्द होता है, और जिस शब्द का अर्थ न निकले वो हमारा क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। तो देखिए आ वाले शब्द को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये शुरुआती है, तो ये उपसर्ग का पक्का कंफर्म है। लेकिन उपसर्ग कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे जन्म का मतलब निकल रहेगा किसी भी जीव का जन्म हुआ है या फिर किसी भी मनुष्य का जन्म हुआ है, तो इसमें हम आ को कहा लेते हैं उपसर्ग, यानी कि हमारा आ का हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि आ का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो ऐसे आपको उपसर्ग पकड़ने हैं ना। अब आप बात करते हैं प्रत्यय की। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआती में ही आपको बताया कि प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के अंत में, यानी कि किसी भी शब्द के अंत लास्ट में लगते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास शब्द है दयालु ना, ये सब तो मतलब पकड़ा देंगे कि कैसे कैसे इसमें हुआ है, लेकिन हमें आपको कुछ नया शब्द देते हैं, बकरी, यानी कि बकरी। ठीक, अब बताइए कि बकरी में कौन सा प्रत्यय है। बकरी में कौन सा प्रत्यय है, आपके ऑप्शन में रहेगा री ना, एंड आपके ऑप्शन में रहेगा ई, और सही रहेगा यहाँ पे रहेगा दुर्घई, एंड यहाँ पे रहेगा सभी। बताइए आप लोग पक्का इसको मारेंगे, नहीं तो इसको मारेंगे, क्योंकि ये भी बड़े ई की मात्रा है, ये भी बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन बकरी की जो मात्रा है लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में ई की मात्रा है, केवल इसको आपको देखना है। इसको यह किसकी मात्रा है, यह तो यह भैया बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें यह वाला होगा ना। इसको नहीं देखना है कि किस शब्द पे है, ये नहीं देखना है ना, किस शब्द पे है ये आपको देखना ही नहीं है, बस लास्ट में कौन सी मात्रा है। अगर लास्ट में जैसे मान लीजिए ईद है, यहाँ पे ईद हमारे पास शब्द है, अब ईद में कौन सा प्रत्यय है, तो ईद में देखिए कि ईद में कौन सा लास्ट में मात्रा है, मात्रा कोई नहीं है, मात्रा कोई नहीं है, फिर भी अ है। आप लोग क कभी पढ़े होंगे क ख ग, क्योंकि उसमें लास्ट में अ आ रहा है, क ख ग आ रहा है ना, तो ईद फिर ध, तो इसमें भी अ, यानी कि इसमें भी लास्ट में अ आ रहा है, यानी कि हमको प्रत्यय में हमेशा मात्रा देखना है, जबकि उपसर्ग में देखना है कि किस शब्द का अर्थ निकल ही नहीं रहा है, कौन सा, तो शुरुआती शब्द वाला। इतना आप लोग माइंड में एकदम घुसा लीजिए इसमें बस। ठीक, अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, देखिए दयालु में देखिए दया का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन हमको देखना है सबसे लास्ट में कि कौन सा किसका अर्थ निकल रहा है। देखिए लू, यानी कि इसका तो मतलब निकल रहा है, लेकिन आपके ना ऑप्शन में ना ये भी रहेगा, यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, जहाँ पर भी आपको ल यानी कि खास करके ल दिखाई दे ना, तो ल के साथ साथ जो उसके सटा हुआ जो शब्द रहेगा, यानी कि उसको भी आपको पकड़ लेना है। ठीक, ये ट्रिक होता है। देखिए ल है यहाँ पे, तो इसके सटा हुआ क्या है, यहाँ पे पाई, यानी कि पाई का मतलब क्या आ, तो यहाँ पे आलू। ठीक, यहाँ पे ल है ना, लेकिन यहाँ पे य है, य का मतलब अ ना, य खुद एक क की मात्रा है, यह एक मात्रा है, हमको पकड़ना है कि ल से आसपास कौन है। ल के आसपास देखिए पाई है, तो यहाँ से हमको उठाना है, यानी कि यहाँ से हमको उठाना है ऐसे। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा विद्या प्लस आल, यानी कि आल है। अब हम लोग इसमें पकड़ते हैं भिड़ंत में कौन सी मात्रा होती है। देखिए भिड़ंत जब हम लिखेंगे ऐसे भिड़ंत, ठीक, तो इसको आप लोग तोड़िए, यहाँ एक होगा भीड़ और एक होगा अंत। हमारा प्रत्यय कहता है कि हम लास्ट में लगते हैं, भीड़ तो शुरू में है, लास्ट में कौन है, अंत ना, तो इसलिए यहाँ पे भिड़ंत में अंत लगा, यानी कि अंत हमारा क्या है, प्रत्यय है। ठीक, चिकनाहट को तोड़िएगा तो चिकन प्लस आहट, चिकन प्लस आहट, चिकन शब्द का मतलब निकल रहा है, लेकिन यह शुरुआती वाला मतलब है, हमको लास्ट वाला मतलब से काम है,
प्रत्यय में, तो हमको हमारा आहट क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। भूखा में क्या है हमारा, तो भूख हमारा मूल शब्द है, यानी कि यह मतलब कि यह मूल शब्द है, लेकिन ये जो मात्रा है ये वाली ना, ये क्या है, तो ये आ की मात्रा है। अगर यहाँ पे पाई नहीं रहता तब यहाँ पे अगर खाली पूछता है कि भूख में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें केवल अ प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पे भूखा में पूछा है तो यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी ही रहेगी ना। कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी कुछ नहीं होता है, कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है, तो वैसे ही इसी प्रकार से है ना, कि यहाँ पर भी कभी कभी कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ रही होगी और कुछ कुछ समझ में आउट ऑफ उड़ होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग पक्का समझ में आ गई होगी। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे शब्द एक बार रिपीट कर देते हैं। उपसर्ग का मतलब किसी भी शब्द के शुरू में लेकिन उस शब्द का अर्थ नहीं निकलता हो। प्रत्यय का मतलब कि मात्रा, लेकिन शुरुआती जो मूल शब्द है उसको छोड़ करके लास्ट की मात्रा आप लोगों को देखना है। मूल शब्द को अगर आप लोग पकड़ लिया तो आपको मूल शब्द के इर्द गिर्द जितने भी उपसर्ग प्रत्यय हैं वो सारे पकड़ में आ जाएंगे। ठीक, यानी कि मूल शब्द आप लोगों को पकड़ना है कि उस मूल शब्द में क्या होगा। जैसे रणभूमि है, रणभूमि में कौन सा प्रत्यय है बताइए, रणभूमि में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि रणभूमि में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। रणभूमि, इसको आप लोग तोड़िए ध्यान से, ठीक, तोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा रण और यहाँ पे आएगा भूमि, यानी कि भूमि में कौन सा प्रत्यय है, भूमि। देखिए भूमि, भूम भूम, भूम का अर्थ नहीं निकल रहा है, नहीं भूम का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, लेकिन इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा भू ना, इसमें अरे इसमें हमारा हो जाएगा भ एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा उमी, तो इसमें हमारा उमी प्रत्यय है, रणभूमि में उमी प्रत्यय है। क्योंकि आप लोगों को तोड़ना है कि किस शब्द का अर्थ निकल रहा है, कौन सा हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द पकड़ लिया। अब पूछे, अब बात यह कि रणभूमि में कौन सा उपसर्ग है, तो रणभूमि में उपसर्ग कौन सा है, तो अ उपसर्ग है, क्योंकि र र र मतलब कि इसमें अ आ रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा अ उपसर्ग। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।